नमस्कार दोस्तों, विज्ञान का जन्म कैसे हुआ और इसकी क्या सीमाएं हैं या फिर इसकी कोई सीमाएं है ही नहीं। कुछ ऐसे ही रोचक सवालों का जवाब हम जानने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। इंसान को अपनी सिविलाइजेशन के शुरुआत से ही ये सवाल परेशान करता आ रहा है, ये दुनिया किन चीजों से बनी हुई है। इतने सारे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स कहाँ से आए? क्या ये सभी एक ही तरह के मैटर से बने हुए हैं? हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है? आदि आदि। जब इंसानों ने इन सवालों का जवाब ढूंढना शुरू किया, इंसानों की यही कोशिश विज्ञान की शुरुआत कही जा सकती है। हालांकि पत्थरों और आग का इस्तेमाल इंसानों ने बहुत पहले शुरू कर दिया था और ये भी विज्ञान की ही श्रेणी में आता है। लेकिन इस तरह अपने जिज्ञासा के वजह से इन सवालों के बारे में सोचना और उसके उत्तर देने की कोशिश करना विज्ञान की वास्तविक नींव माना जा सकता है। और इसकी शुरुआत आज से हजारों साल पहले ही हो गई थी, जब इंसान खेती करना सीख लिया और अस्थायी बसेरे बनाकर एक ही जगह बसना शुरू किया। ये वह समय था जब हमारा समाज हंटर गैदरर से कृषक समाज में रूपांतरित हो रहा था। हमारा शुरुआती समाज बहुत ही सरल था, इसीलिए विज्ञान भी सरल था। जैसे जैसे समाज कॉम्प्लेक्स होता गया, इसके सवाल भी और समस्याएं भी कॉम्प्लेक्स होते चले गए और इस तरह विज्ञान भी कॉम्प्लेक्स होता चला गया। शुरुआती विज्ञान केवल ऑब्जर्वेशन और डेली लाइफ के अनुभव पर आधारित था। प्रयोग करने का चलन, जो आज विज्ञान का अभिन्न हिस्सा है, बाद में आया। इसीलिए शुरुआती विज्ञान धर्म और दर्शन के साथ मिश्रित है और प्योर साइंस को इनसे अलग कर पाना काफी मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ये अलग अलग ब्रांचेज में विकसित हो गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी और विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। आज कॉन्शियसनेस साइंस के लिए एक हॉट टॉपिक है और विज्ञान यह जानने की कोशिश कर रहा है कि कॉन्शियसनेस वास्तव में हमारे इस दुनिया को बनाने और चलाने में क्या भूमिका निभा रही है। और इस कड़ी में कई अहम सवाल हैं, जैसे क्या चेतना केवल जीव जगत तक ही सीमित है या यह गैर जीवित चीजों में भी होते हैं। विज्ञान का बहुत प्रसिद्ध प्रयोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने इन सवालों को और रोचक बना दिया है। इस प्रयोग में जब बहुत छोटे कणों को एक प्लेट से, जिसमें 2 होल थे, से पास किया गया, तो उनके अवलोकन में सामने आया कि पार्टिकल्स अलग तरह से व्यवहार कर रहे थे जब उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा था, जैसे वे इस बात से अवगत हो कि उन्हें कोई देख रहा है। क्या ये कणों में चेतना होने का संकेत नहीं था? खैर, पक्के तौर पर इस बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करने वाले कई भौतिक शास्त्री वेद और उपनिषद से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स हमारी दुनिया की वास्तविकता का जो चित्र हमारे सामने ला रही थी, उसका हमारे फिजिकल रियलिटी में डाइजेस्ट होना संभव नहीं था। लेकिन हमारी वैदिक फिलॉसफी में हमारी वास्तविकता के बारे में एक ऐसी ही समानता दिख रही थी, जिसे देखकर ये फिजिसिस्ट जैसे एरविन श्रोडिंगर, नील्स बोह्र, वर्नर हाइजेनबर्ग आदि अचंभित थे। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि एरविन श्रोडिंगर को तब सुकून मिला जब उन्हें किसी ने बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स से पॉप अप होने वाले विश्व के जैसे ही एक समानता उपनिषद में है। तो ये भी संभव है कि एक दिन विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से फिर मिल जाए। लेकिन फिलहाल ये दोनों बिल्कुल अलग अलग शाखाएं हैं और अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन तलाश दोनों ही उन्हीं बुनियादी सवालों का कर रही है, जैसे हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, कैसे ये दुनिया काम करती है आदि। और विज्ञान की तरह धर्म का भी इस बारे में अलग अलग विचार है। फिलहाल इस वीडियो में हम धार्मिक दृष्टिकोण को कवर नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि धार्मिक दृष्टिकोण भी एक मानव प्रयास है कि आखिर हमारी दुनिया काम कैसे करती है। ये कितना सही या गलत है, ये एक बात है, लेकिन मूलभूत बात
ये है कि मानव अपने सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही या शायद उससे भी पहले से इसको समझने की कोशिश करता रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण में हर क्रिएशन के पीछे हमें एक गॉड दिखते हैं। जैसे धरती कैसे बना तो उसे गॉड ने बनाया, हवा कहाँ से आई तो उसे गॉड ने दिया आदि। और ये समझना मुश्किल नहीं है कि इस एक्सप्लेनेशन में हमारी डेली लाइफ एक्सपीरियंस का गहरा प्रभाव है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि हर काम के पीछे कोई न कोई होता है। जैसे आग कैसे जली तो किसी ने जरूर जलाई होगी, घर कैसे बना तो जरूर किसी ने बनाया होगा आदि। वहीं अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो विज्ञान बिना गॉड को बीच में लाए वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित साक्ष्य के आधार पर इस प्रश्न को समझाने का प्रयास करता है। हालांकि विज्ञान की भी सीमाएं हैं, इसमें भी लूप होल है, इसमें भी ओपिनियन बटे हुए हैं। विज्ञान के अलग अलग शाखाएं इस दुनिया की अलग अलग तरह से परिकल्पना करती है और कोई भी शाखा पूरी तरह से हमारी ब्रह्मांड को समझ नहीं सकती। लेकिन फिर भी जिस रफ्तार से विज्ञान का विकास हो रहा है वह अप्रत्याशित है। मात्र आज से 200 साल पहले हमने एटम्स को तोड़ना शुरू किया था और आज हमारे सामने क्वांटम मैकेनिक्स का एक विकसित विज्ञान का शाखा है। जब क्लासिकल मैकेनिक्स ग्रो कर रहा था तो हमें फिजिक्स के इन शाखाओं का कोई आइडिया नहीं था, बल्कि डाल्टन ने यहाँ तक कहा था कि एटम ही लास्ट है, एटम को और छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन सिर्फ 150 साल के अंदर 1938 में पहली बार एटम को भी स्प्लिट किया गया और फिर एटम के अंदर एक नई ही दुनिया मिली, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की। लगा कि बस यही फंडामेंटल पार्टिकल्स है जो हर मैटर का निर्माण करता है। लेकिन फिर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी तोड़ दिए गए और सबसे बड़ी बात थी कि इन पार्टिकल्स की दुनिया, जहां इन पार्टिकल्स के लार्ज क्लस्टर से डील करते हैं, से हमारी दुनिया एकदम अलग थी। साइंस काम ही नहीं कर रहा था जिसे हमने अपनी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए विकसित किया था। यही वजह है कि हमें एक फिजिक्स की अलग शाखा क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करना पड़ा इन पार्टिकल्स की दुनिया को समझने के लिए। और यहाँ से जो रिजल्ट आ रहे थे वो किसी आम इंसान को बताया जाए तो वह तो यही कहेगा कि साइंस के साथ ही कोई समस्या है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? मिसाल के तौर पर कहा जाए कि एक चीज एक ही समय पर कई अलग अलग जगह पर हो सकता है और ये पार्टिकल्स की दुनिया की सच्चाई है। लेकिन अगर इसे हम अपने दैनिक जीवन से तुलना करें तो हमारे अनुभव में ये असंभव है कि एक ही इंसान या एक ही ऑब्जेक्ट एक ही समय में अलग अलग जगह पर मौजूद हो सकता है। इसीलिए इन पार्टिकल्स वर्ल्ड की रियलिटी हमारी डेली लाइफ की रियलिटी से एकदम अलग है। लेकिन बात पते की ये है कि जैसे जब क्लासिकल फिजिक्स के ग्रोथ के समय हमें क्वांटम फिजिक्स का पता नहीं था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम जिस स्ट्रिंग थ्योरी के स्ट्रिंग्स के पार्टिकल्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये सफल भी रहा तो स्ट्रिंग के अंदर भी हमें एक नई दुनिया मिले और उसे एक्सप्लेन करने के लिए एक नई फिजिक्स की जरूरत पड़े और फिर उसके अंदर भी एक नई दुनिया हो। ऐसा हो सकता है कि इन छोटे पार्टिकल्स के अंदर एंडलेस वर्ल्ड हो या इसकी कोई लिमिटेशन है और हम वास्तव में वहां तक पहुंच पाएंगे कि मैटर के छोटे होने का यही लास्ट है, यही एंड पॉइंट है, या इसका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं। पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता है कि सच क्या है। ये साइंस की जर्नी के साथ ही रिवील होगा। लेकिन एक बात तो अब तक की साइंस की जर्नी से क्लियर है कि ये जर्नी स्ट्रेट या लीनियर नहीं है। यहाँ एक साइंस का एक ब्रांच का ग्रोथ होता है, फिर वह अपने पीक पे पहुंचता है, फिर उसके लिमिटेशंस दिखने लगते हैं, ऐसे सवाल आने लगते हैं जिसका जवाब वो नहीं दे सकता और हमें एक नए साइंस की ब्रांच की जरूरत होती है। और फिलहाल हमारी जर्नी साइंस के साथ ऐसी ही चल रही है और चूंकि यह लीनियर नहीं है, इसीलिए हमें आगे की जर्नी में क्या मिलेगा इसका परफेक्ट प्रेडिक्शन करना असंभव है। और ये पैटर्न हमें मैटर के स्मॉलर एंड की जर्नी की तरह ही नहीं मिलता, बल्कि अपोजिट एंड लार्जर एंड की जर्नी में भी यही दिखता है। जैसे कुछ सेंचुरी पहले तक हमारी जानकारी में धरती ही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वस्तु था और पूरा ब्रह्मांड इसका
उसका चक्कर लगाया करता था। इस अवधारणा को हम जियोसेंट्रिक वर्ल्ड कहते हैं। दूरबीनों के आविष्कार के साथ हमें पता चला कि धरती नहीं सूर्य बड़ा है और ब्रह्मांड सूर्य के चारों तरफ घूमता है। इसे हेलियोसेंट्रिक वर्ल्ड कहते हैं। फिर हमें पता चला सूर्य तो अरबों तारों में से एक बहुत ही मध्यम आकार का तारा है और ब्रह्मांड में हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को ढूंढने लगे। हमें यहाँ इतने बड़े बड़े स्टार्स मिले जिसके सामने सूर्य तो कुछ भी नहीं था। हमने और बड़े स्ट्रक्चर्स की खोज की जैसे गैलेक्सी। फिर पता चला ये गैलेक्सीज भी ग्रुप में मिलकर और भी बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे क्लस्टर्स कहते हैं। हमने बहुत से स्टार्स, नेबुला, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज की खोज की और ब्रह्मांड की विशालता का अंदाजा लगाने लगे तो हमने पाया हमारे ब्रह्मांड की विशालता हमारे कल्पना करने के लिमिट से बाहर है। यानी हम इसका कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अभी हम इस सरप्राइज से उभरे भी नहीं थे कि पता चला जिस तारे, नेबुला, गैलेक्सीज आदि को देखकर हमारा दिमाग चकरा जाता है वह तो ब्रह्मांड का मात्र 5% कंपोनेंट है। ये ब्रह्मांड तो 95% डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना है जो दिखाई ही नहीं देता और जिसके बारे में लिटरली हम कुछ नहीं जानते। हम बस ये जानते हैं कि ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है और यही वो ताकतें हैं जो हमारी ब्रह्मांड की रूल्स को डिक्टेट कर रही है। और इतना क्या कम था कि मल्टीवर्स का भी पिक्चर आने लगा। ये कौन दावे के साथ कह सकता है कि यूनिवर्स सिर्फ एक है? अनगिनत यूनिवर्स भी तो हो सकते हैं। क्या पता हमारा यूनिवर्स भी किसी सुपर यूनिवर्स का सिर्फ एक एटम जितना बड़ा भाग हो। ये पूरी तरह से अज्ञात टेरिटरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हमने सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने के लिए अंतरिक्ष को खोजना शुरू किया तो हमने पाया कि जैसे हमें प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड रुका हुआ है वो बिल्कुल सच नहीं है, बल्कि यहाँ तो हर ऑब्जेक्ट भयानक गति में है और इस गति पर एक बार फिर से क्लासिकल फिजिक्स काम नहीं कर रहा था। क्वांटम मैकेनिक्स की ही तरह यहाँ हमें अलग भौतिकी विकसित करना पड़ा जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब हम मैटर के स्मॉलर एंड की तरफ जाते हैं तो पार्टिकल्स छोटे हो जाते हैं और ये बहुत गति में होते हैं। इनका व्यवहार एकदम बदल जाता है और यही केस लार्जर एंड की तरफ जाने पर भी मिलता है। तो हम देखते हैं कि चाहे साइंस मैटर के स्मॉलर एंड की तरफ ट्रेवल करे या लार्जर एंड की तरफ, दोनों तरफ हमें इन्फिनिटी जैसे देखने को मिलता है। किसी भी तरफ थोड़ा सा भी आगे बढ़ने पर साइंस हमें बहुत ज्यादा ही लिमिटेड लगने लगता है। ये असहाय महसूस करने लगता है। ये एक्सप्लेन करने में स्वयं को अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। लेकिन इससे साइंस की जर्नी रुकने वाली नहीं है। एडवेंचर तो तब है जब टेरिटरी अननोन हो, अनप्रेडिक्टेबल हो और चैलेंजिंग हो और साइंस को ये सब पसंद है क्योंकि ये इन्हीं परिस्थितियों में ग्रो करता है और ये आज भी ग्रो कर रहा है। और सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा है बल्कि ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार की तरह ही इसकी भी स्पीड समय के साथ बढ़ रही है। और मान लीजिए कि ये एक दिन हमारे यूनिवर्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में सफल हो जाता है तो अंदाजा लगाइए ह्यूमन के ताकत और पहुंच के बारे में। कहते हैं कि अगर किसी चीज के बारे में जब इंसान पूरी तरह से जान लेता है कि ये कैसे काम करता है तो ये भी जान लेता है कि इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे विकास के साथ इंसान ने धरती पर बहुत सारे चीजों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया वैसे ही एक दिन यूनिवर्स को कंट्रोल कर ले? अगर इसे हम सिर्फ साइंस फिक्शन कहानियां भी मान ले तो जरा आप इस ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए जो ह्यूमन कंट्रोल में है। वो स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज बना सकता है, ब्रह्मांड में कहीं भी जा और आ सकता है और हो सके तो ब्रह्मांड की घड़ी को उल्टा भी कर सकता है। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर एक नया वीडियो जो एक्सटेंसिव रिसर्च पर आधारित होता है आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद।